ये हमारे डेली प्रैक्टिस का पार्ट 15 और मैं कोशिश करके कंसिस्टेंटली हर रोज़ बिना किसी ब्रेक के ये 15 से 20 मिनट के वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपकी रेगुलर सीसैट प्रैक्टिस चलती रहे। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर्स नहीं करे तो मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं आप वो पूरे कर लीजिए। उसका रीज़न ये है कि सीसैट का लेवल आपको पता है कि इंक्रीज़ होता जा रहा है एंड जीएस आपकी कितनी भी स्ट्रांग हो, बिना सीसैट के हम मेंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सीसैट के जितने भी लेक्चर्स मैं डाल रहा हूँ वो सारे के सारे अपडेटेड ट्रेंड के ऊपर बेस्ड हैं और इसलिए आप इस सीरीज़ के ऊपर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। 15th पार्ट आज होने वाला है, इसके बाद मैं और भी पार्ट्स डालता रहूँगा, सो कीप वॉचिंग। अपना पहला क्वेश्चन जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर बेस्ड है। आप एक बारी ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिए। आपको मैंने पार्ट नंबर 14 में जिस तरीके से कोड्स बनाने सिखाया था, एक बारी वीडियो पॉज करके वो कोड्स बना लीजिए और फिर उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पढ़ लिया, चलिए इसके कोड्स बनाते हैं। 7 दोस्त हैं ABCDEFG जो एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। कुछ लोगों का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है और कुछ लोगों का बाहर की तरफ है। वो अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स, HR, कॉर्पोरेट फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ऑपरेशंस। देखिए यहाँ पे फाइनेंस अलग है और कॉर्पोरेट फाइनेंस अलग है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही डिपार्टमेंट दो बार दिया, ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। C सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ G। कोड नंबर 1, G के थर्ड राइट में C बैठता है। G फेसेस द सेंटर। G का फेस जो है इनसाइड है, मैं इन लिख देता हूं मतलब कि अंदर की तरफ है टेबल पे। थर्ड, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन C एंड द पर्सन हु वर्क्स इन द HR डिपार्टमेंट। C और जो HR डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उनके बीच में सिर्फ एक व्यक्ति है। तो देखिए इसमें दो सिनारियोस पॉसिबल बनते हैं, C स्पेस HR या फिर HR स्पेस C। आप समझिए ये दो केस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि C के राइट में HR है या C के लेफ्ट में HR है। एग्जाम में आपको दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी होंगी। आप अपनी मर्जी से अगर सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी ले लें या फिर सिर्फ ये वाली पॉसिबिलिटी ले लें तो आपको नहीं पता कि कौन सी वाली पॉसिबिलिटी सही है। तो जब भी लेफ्ट और राइट मेंशन्ड ना हो और आपको ऐसे रैंडमली दिया हो कि एक व्यक्ति बैठा C और HR के बीच में, तो आपको नहीं पता, आपको दोनों केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे और ऐसे में आपको मल्टीपल केसेस बनाने पड़ेंगे। मल्टीपल केसेस बनते कैसे हैं वो अभी मैं कोडिंग पूरी करने के बाद आपको बताऊंगा। इमीडिएट नेबर्स ऑफ सी से जो लोग चिपक के बैठे हैं एकदम, दे फेस आउटसाइड। मतलब कि सी के जो इधर बैठा है और जो इधर बैठा है वो बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं और इसलिए मैं उनके नीचे ओ लिख देता हूं, मतलब कि आउटसाइड। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा है। अगेन सेम चीज करनी पड़ेगी। हमारे को नहीं पता कि डी जो है वो एफ के राइट में है या एफ के लेफ्ट में है, तो हमारे को दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी और इसके भी हमारे को मल्टीपल केसेस तो बनाने ही पड़ेंगे। बोथ एफ एंड डी फेस टुवर्ड्स द सेंटर। एफ और डी सेंटर की तरफ फेस करते हैं, मतलब कि एफ का फेस जो है दैट इज इनसाइड, डी का फेस जो है दैट इज ऑल्सो इनसाइड। डी डज नॉट वर्क इन द HR डिपार्टमेंट। डी जो है वो HR डिपार्टमेंट में काम नहीं करता। ये कोडिंग से आप देखोगे कि हमारे को एक बार भी दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा और हमारा पूरा जो प्रश्न है वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कोडिंग से। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपको इतनी लंबी लैंग्वेज जो है पढ़नी नहीं पड़ती और दिमाग में क्लैरिटी आ जाती है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, चाहे कैसे भी लेवल का सवाल हो, आपको एक कोडिंग तो ऐसे ही करनी है। A works in the investment banking department. A is in investment banking. A faces the center, मतलब A का फेस अंदर की तरफ है। Two people sit between the people who work in investment banking and marketing. जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मार्केटिंग है उनके बीच में दो लोग बैठे हैं और अभी अभी हमने देखा कि हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। तो हम हल्का सा क्वेश्चन चेंज कर देते हैं क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने देखा कि ए जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है और हमारे को क्या दिया हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में काम करता है यानी कि ए
और मार्केटिंग वाले के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, तो मतलब कि ए डबल डैश मार्केटिंग या फिर मार्केटिंग डबल डैश ए। हमारे को इस तरीके से दोनों पॉसिबिलिटीज लेनी होंगी। अगेन, जैसा कोड नंबर 3 में करा था और जैसा कोड नंबर 5 में करा था, हमारे को नहीं पता कि मार्केटिंग वाला राइट में है या मार्केटिंग वाला लेफ्ट में है। द पर्सन हु वर्क्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के इमीडिएट लेफ्ट में कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला बैठा है। अब आप देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ था, तो हमारे को दो केसेस नहीं लेने। आप समझिए कि आपको दो केसेस कब बनाने और कब नहीं बनाने। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ दिया हुआ है इमीडिएट लेफ्ट। सी फेसेस सेम डायरेक्शन एज ई। सी और ई की जो डायरेक्शन है वो सेम है, मतलब कि दोनों ही या तो अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं या दोनों ही बाहर की तरफ फेस करके बैठे हैं। द पर्सन हु वर्क्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु वर्क्स फॉर ऑपरेशंस। सेल्स वाला जो है वो ऑपरेशंस वाले के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है, तो यहां पे भी दो केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साफ दिया हुआ है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ये हमारे 14 कोड्स बन गए। अब इन कोड्स के बेसिस पे हमारे को डायग्राम बनाने, अलग अलग पॉसिबिलिटीज बनानी है। ठीक है, 7 लोग दिए हुए हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ सर्कुलर टेबल है, तो चलिए सबसे पहले तो टेबल बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। आपको याद होगा, मैंने कल भी आपको बताया था कि जब भी सर्कुलर टेबल में लोगों को बिठाते हैं तो हमेशा इक्वी डिस्टेंट करके बिठाते हैं और ऐसे एकदम सिमिट्री में डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे को दिया हुआ है कि कोड नंबर 1 से शुरू करेंगे। देखिए, हमेशा ये जो आप कोड्स बनाते हो ना, इनको एक सिमिट्री में देखा करो, कि ऐसा नहीं कि कहीं से भी रैंडमली शुरू कर दिया कि चलो मेरा मन है मैं 13th, क्योंकि मैं 13 तारीख को पैदा हुआ था तो मैं 13 से शुरू करूंगा। नहीं, क्वेश्चन अगर आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दिया हुआ है तो वो इसीलिए दिया हुआ है कि आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, डॉट्स को कनेक्ट करते चलें। तो इसलिए जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें, हमेशा कोड नंबर 1 से लेके आखिरी कोड तक चलें। ठीक है, हमारे को दिया हुआ है जी एक व्यक्ति है और उसके थर्ड राइट में सी बैठा हुआ है। सवाल उठता है कि सर ये सर्कुलर टेबल में हमारे को ना ये समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करना होता है। आप कहीं से भी शुरू कर लीजिए। उसका रीजन ये है कि सर्कुलर टेबल है, दुनिया गोल है, कहीं से भी शुरू हो जाओ कहीं पे भी खत्म हो जाओ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो इसलिए आपका जहां मन करे आप वहां बिठा दो। लेटस से मैं जी को बोलता हूं कि आप यहां पे बैठ जाइए। ठीक है, अब यहां पे आप ध्यान से समझिए कि जी का जो लेफ्ट और राइट है वो इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि उसका फेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। अगर अंदर की तरफ होगा तो जी का राइट इधर हो जाएगा, अगर बाहर की तरफ होगा तो जी का राइट इधर की तरफ हो जाएगा। हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी का फेस सेंटर की तरफ है, तो मैं जी का फेस सेंटर की तरफ बना देता हूं और फिर उसके थर्ड राइट में सी को बिठा देता हूं। अब जी का फेस अंदर की तरफ है, तो ये हो गया फर्स्ट राइट, सेकंड राइट और सी आ गया इधर। अभी मेरे को यहाँ पे क्लियरली नहीं पता कि सी का फेस अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, इसलिए मैं अभी यहाँ पे सी के लिए कोई एरो नहीं बनाऊंगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपका फेस अंदर है या बाहर है, हमेशा जब भी आप एक व्यक्ति को चेयर पे बिठाते हैं तो साथ में एरो जरूर लगाइए। उससे बेनिफिट ये होता है कि हमारे को क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन अंदर की तरफ बैठा है और कौन बाहर की तरफ बैठा है। अब देखिए कोड नंबर 3, ध्यान से देखिए। वो कह रहा है सी की एक कुर्सी छोड़ के एचआर बैठा है। हमें नहीं पता कि वो सी के राइट में है या लेफ्ट में है, और हमारे को तो सी का राइट लेफ्ट भी नहीं पता अभी, क्योंकि हमारे को ये नहीं पता है कि सी का फेस अंदर है या सी का फेस बाहर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहां पे हमारे को एक केस और लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। जी को यहां पे बिठाया था, जी का फेस सेंटर की तरफ था, सी को यहां पे बिठाया था। अब एक केस में क्या करते हैं, एक केस में एचआर को बिठा देते हैं यहाँ पे, सी की एक कुर्सी छोड़ के इस तरफ, और इस वाले केस में एचआर को बिठा देते हैं इस तरफ, सी की एक कुर्सी छोड़ के इस तरफ। आप देखिए कि कोड नंबर 3 को देखते हुए मेरे को दो केसेस बनाने पड़े। एक सी के इस तरफ एचआर, एक सी के इस तरफ एचआर। और सी के दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं उनका फेस आउटसाइड है,
तो मैं यहाँ पे एरो लगा देता हूँ जिससे मेरे को कंफ्यूजन ना हो कि सी के दोनों तरफ जो लोग बैठे हैं उनका फेस आउटसाइड है। मेरा कोड नंबर 4 भी खत्म हो गया। स्टेप बाय स्टेप आप इस तरीके से फॉलो करोगे, यूपीएससी आपको किसी भी लेवल का सवाल दे दे, कभी स्किप नहीं होगा। अब आता है अगला केस एफ और डी का। एफ और डी दो ऐसे लोग हैं जिनका फेस सेंटर की तरफ है और उनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अब आप समझिए, ये बहुत अच्छा हिंट हमारे को दिया हुआ है कि एफ और डी उनका फेस सेंटर की तरफ है, मतलब कि एफ और डी जो हैं वो सी के बगल में नहीं बैठ सकते, क्योंकि सी के बगल में जो लोग दिए हुए हैं उनका फेस बाहर की तरफ है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि एफ और डी का फेस अंदर की तरफ है। तो हमारे पास एफ और डी के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। नीचे वाले डायग्राम में भी हमारे पास एफ और डी के लिए सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। हाँ, बात तो सही है, क्योंकि इधर और इधर, इधर और इधर बाहर की तरफ फेस है और कोड नंबर 6 और 7 में कह रहा है इन दोनों का फेस अंदर की तरफ है। तो हमारे पास एफ और डी के लिए सिर्फ 3 जगहें बचती हैं। ठीक है, अब आप समझिए कि हमारे को कोड नंबर 8 में दिया हुआ है कि डी जो है वो एचआर नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पे कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं। आपको यहां पे अपना दिमाग कैसे चलाना है, ये सबसे वाइटल पॉइंट है। ये वाले 3 कोड सॉल्व करते ही 5, 6, 7, 8 4 कोड सॉल्व करते ही आपका क्वेश्चन खत्म है। ये 4 कोड जो है आपका क्वेश्चन का मेक और ब्रेक मोमेंट है। कैसे? यहां पे आपको अपना दिमाग कैसे चलाना है समझिए। हल्का सा स्लो चलूंगा यहां पे क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। मेरे को दिया हुआ है एफ डैश डी या डी डैश एफ। तो अब मैं दिमाग कैसे चलाऊंगा कि अगर मैं डी को इधर बिठा देता हूं, इस वाली कुर्सी पे मैं डी को यहां पे बिठा देता हूं, तो एफ कहां पे आ सकता है? एफ या तो इधर आएगा, पॉसिबल नहीं है, जी ऑलरेडी बैठा हुआ है, या एफ इधर आएगा सी की जगह पे, लेकिन आ नहीं सकता क्योंकि सी बैठा हुआ है। ठीक है, तो डी यहां पे तो नहीं आ सकता। अगर मैं एफ को यहां पे बिठा दूं तो क्या होगा? सेम प्रॉब्लम आएगी कि डी या तो यहां पे आ सकता है, नहीं आएगा क्योंकि जी बैठा हुआ है, डी या तो यहां पे आ सकता है, नहीं आएगा क्योंकि जी बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो इस वाली कुर्सी पे ना एफ आ सकता ना डी आ सकता। ठीक है, अब बिठाते हैं इस वाली कुर्सी पे। सपोज पहले डी को बिठा देते हैं। अब डी को यहां पे बिठाया तो एफ कहां कहां आ सकता है? या तो एफ इधर आ सकता है, लेकिन इधर आएगा नहीं क्योंकि इस वाली कुर्सी का फेस बाहर है और कोड नंबर 6 में दिया हुआ एफ का फेस अंदर है। तो इधर एफ नहीं आ सकता। एफ इधर आ सकता है क्या एचआर की जगह पे? हाँ, आ सकता है। और उस केस में इसका फेस जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगा क्योंकि एफ का फेस अंदर की तरफ है। क्या डी की जगह एफ यहां पे आ सकता है? देखते हैं। अगर एफ यहां पे बैठता है तो डी यहां पे आएगा, नहीं आ सकता क्योंकि इसका फेस बाहर है और उसने बोला डी अंदर होना चाहिए। अगर एफ यहां पे बैठता है तो डी इधर आ सकता है, हाँ आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन में दिया डी जो है वो एचआर नहीं होगा। तो मतलब कि डी जो है वो सिर्फ यहां पे आ सकता है। अगर यहां पे आता है तो एफ हमारा एचआर हो गया और दोनों का फेस अंदर की तरफ हो गया। इस तरीके से हमारा एक कोड बनता है। राइट? अब ये हमने डी और एफ बनाया एक केस में, ये ही सेम काम हमारे को नीचे भी करना पड़ेगा। अभी ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता कि ये वाला केस सही है या ये वाला केस सही है, आपको नहीं पता, तो आपको ये काम नीचे भी करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो अब हमारे पास नीचे वाले केस में डी और एफ के क्या क्या ऑप्शंस बचते हैं? हमने 5, 6, 7 और 8 कंप्लीट कर लिया। तो और देखिए यहां पे जो मैं टिक लगा रहा हूं इसका भी एक मतलब है। जैसे जैसे मैं लोगों को बिठाता जा रहा हूं, जैसे जैसे मैं लोगों की डायरेक्शन फिक्स करता जा रहा हूं, मैं कोड के ऊपर टिक लगाता जा रहा हूं कि ये हो चुका है। इससे क्या होगा, मेरे को ये याद रहेगा कि हाँ कौन सा कोड हुआ है, कौन सा नहीं हुआ। मेरे को सारे कोड बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे। इससे आपका काफी समय जो है एग्जाम में बचेगा। ठीक है, नाउ डी और एफ को अभी हमारे को नीचे फिट करना है। कहां कहां आ सकते हैं? एक इधर आ सकता है, एक इधर आ सकता है और एक इधर आ सकता है। इधर नहीं आएगा और इधर नहीं आएगा क्योंकि इनका फेस बाहर की तरफ है और क्वेश्चन में दिया हुआ है कोड नंबर 6 और 7 में कि एफ और डी जो है वो अंदर की तरफ फेस करते हैं।
ठीक है, अब सेम मेथड हम दोबारा रिपीट करेंगे कि सपोज अगर मैं डी को एचआर की जगह बिठाऊं तो क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, क्वेश्चन में दिया हुआ है डी जो है वो एचआर नहीं हो सकता। तो गई बात ये। क्या एफ यहां पे बैठ सकता है? हाँ, अगर मैं एचआर की जगह पे एफ को बिठाता हूं, इस केस में अगर मैं एचआर की जगह एफ को बिठाता हूं, तो फिर डी या तो यहां पे आ सकता है लेकिन सी ऑलरेडी बैठा है, या फिर डी यहां पे आ सकता है लेकिन जी ऑलरेडी बैठा है। तो एफ एचआर की जगह पे तो नहीं आ सकता। ठीक है, अब अगर मैं डी को यहां पे बिठा दूं, तो एफ जो है वो यहां तो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसका फेस बाहर है। सेम लॉजिक। एफ यहां पे आ सकता है? हाँ आ सकता है। यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम डी और एफ को इधर बिठा दें तो इधर कोई प्रॉब्लम हमारी नहीं बनती। ठीक है, लेकिन सर पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि हम अगर एफ को यहां पे बिठा दें तो फिर डी भी यहां पे आ सकता है। पॉसिबिलिटी तो ये भी बन सकती है। बात तो सही कह रहे हो। ये तो मैं फंस गया कि अगर डी यहां पे आ रहा है तो एफ यहां पे बैठ गया, लेकिन पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि एफ यहां पे आए और डी यहां पे आ जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मेरे को एक केस और बनाना पड़ेगा अब इधर, जहां पर मैं एफ और डी का एक और अरेंजमेंट ले सकूं। समझिए कैसे? सी यहां पे था, बाहर की तरफ ये दोनों एरोज हो गए, और इधर एच आर बैठा है। अब इधर एफ को बिठाएंगे क्योंकि इधर डी को बिठा दिया था। ये हो गया जी, ये हो गया डी। तो हमारा एक केस ये भी बन गया। आप समझिए तीन केस बन गए अब। राइट, अब चलते हैं आगे। ए का फेज जो है, कोड नंबर 10 देखते हैं पहले। ए का फेज जो है वो अंदर की तरफ है। अब आप ये समझिए, ए का फेस अगर अंदर की तरफ होगा तो पहले वाले डायग्राम में ए के लिए सिर्फ एक जगह बचती है, और वो है ये। क्यों? यहां पे डी बैठा है, यहां पे जी बैठा है, यहां पे एफ बैठा है, इधर सी बैठा है, और सी के साइड वालों का जो फेस है वो बाहर की तरफ है। तो ए वहां पे नहीं आ सकता क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का फेस अंदर की तरफ है। आप देखिए कोड्स का कितना फायदा हो रहा है, मेरे को बार बार ये भारी भरकम पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ए यहां पे आ गया, और ए है इन्वेस्टमेंट बैंकर। यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट बैंकर। ठीक है, नीचे देखते हैं। ए यहां पे नहीं आ सकता, ए यहां पे भी नहीं आ सकता क्योंकि इनका फेस बाहर है, ए का अंदर चाहिए। ए आ सकता है सिर्फ एचआर वाली जगह पे। इस वाले डायग्राम में भी ए आ सकता है सिर्फ एचआर वाली जगह पे, लेकिन सर ए का प्रोफेशन तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग दिया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाले दोनों केसेस हैं, क्योंकि वहां पे ए के लिए अब कोई जगह बची ही नहीं है, इसके अलावा देखिए ए यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि बाहर है फेस, यहां पे सी बैठा है, यहां पे भी ए नहीं आ सकता क्योंकि इसका फेस बाहर है, यहां पे एफ बैठ गया, जी बैठ गया, डी बैठ गया। तो इन दोनों ही केसेस में हमारे पास ए के लिए सिर्फ एक जगह बचती है एचआर वाली, लेकिन ए तो इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मतलब कि ये वाले जो दोनों केसेस हैं ये हमारे को रिजेक्ट करने पड़ेंगे। ये हमारे को रिजेक्ट करने पड़ेंगे। उसका रीजन है कि हमारे को ए जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर बनाना था, लेकिन इन्होंने ए को जो है यहाँ पे एचआर बना दिया, तो ये दोनों केस रिजेक्ट हो गए। ठीक है, ए के दो प्लेस छोड़ के मार्केटिंग वाला व्यक्ति बैठा है। ए के दो प्लेस छोड़ के मार्केटिंग वाला बैठा है, कोड नंबर 11। अब वो राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी। अगर हम ए के इस तरफ जाते हैं तो हमारे को पता है ए के दो प्लेस छोड़ के, डी और जी को छोड़ के एफ बैठा है जो कि एचआर है। तो ये वाला केस तो नहीं लेंगे। दूसरी तरफ देखते हैं, ए एक प्लेस दो प्लेस छोड़ के ये वाली जगह खाली है, और इधर एक मार्केटिंग का व्यक्ति बैठा है। ठीक है, फिट हो गया, एकदम फिट हो गया, एकदम सही बैठ रहा है। हमारे को कोड नंबर 12 दिया हुआ है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस वाला जो है वो ई के एकदम लेफ्ट में बैठा है। अब आप समझिए कि हमारे पास ई के लिए सिर्फ दो जगह बचती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। हमारे पास सिर्फ दो जगहें बचती हैं। या तो मैं ई को मार्केटिंग की जगह पे बिठा सकता हूं, या मैं ई को इधर बिठा सकता हूं। अगर मैं ई को इधर बिठाता हूं ए और सी के बीच में, तो इसका लेफ्ट हो गया ये, तो हमारी कंडीशन वायलेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में बैठा है ए जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। तो यहां पे हम ए को ई को नहीं बिठा सकते क्योंकि उसके लेफ्ट में ए हो जाएगा जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है।
मतलब कि हमारे को ई को जो है यहाँ पे मार्केटिंग की जगह पे बिठाना पड़ेगा, और उसके बाद इसका फेस बाहर की तरफ है, तो ये इसका लेफ्ट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, मतलब कि सी की जगह पे कॉर्पोरेट फाइनेंस आएगा। सी जो है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस में काम करता है। हमारा एक और पहेली सॉल्व हो गई। सी और ई का फेस सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि ई का फेस बाहर है, तो 100% सी का फेस भी अब बाहर ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ उनकी डायरेक्शन सेम है। ऑपरेशंस वाला जो है उसके लेफ्ट में सेल्स वाला बैठा है। अच्छा, पहले एक चीज देखते हैं, कोड नंबर 14 से पहले हमारे पास एक ही व्यक्ति बच गया, बी। हमारे पास सिर्फ एक व्यक्ति बच गया, बी। उसको बिठा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, तो बी बचा और बी यहां पे आ जाएगा। सेल्स और ऑपरेशन वाले साथ में बैठे हैं, तो हमारे को क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह है जहां पे सेल्स और ऑपरेशन साथ में आ सकते हैं। आप समझिए कि यहाँ पे एचआर मार्केटिंग साथ में, एचआर कॉर्पोरेट फाइनेंस। अगर मैं मानूं कि बी सेल्स या ऑपरेशन में से एक में है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर कॉर्पोरेट फाइनेंस और इधर बैंक है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है। तो बी जो है ना तो वो सेल्स का बंदा है ना ऑपरेशंस का है, तो क्लियरली हमारे को जी को ऑपरेशंस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जी का फेस अंदर की तरफ है, तो उसका लेफ्ट हो गया ये, और उसके लेफ्ट में बैठा है डी का व्यक्ति, सेल्स वाला। बचा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस, तो बी जो है वो फाइनेंस का व्यक्ति है। आप देखिए कोड्स से कितनी आसानी से हमारा पूरा डायग्राम सॉल्व हो गया, और हमने रिजेक्शन भी कर दी कि कौन सा गलत है। तो हमारा फाइनल डायग्राम जो है ये बन गया। अब क्वेश्चंस देखते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स डज बी वर्क? अभी अभी हमने देखा बी जो है वो फाइनेंस के लिए काम करता है। ए, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन हु वर्क्स फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट? मैंने आपको पार्ट नंबर 14 कल के लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमारे को दिया होता है विद रिस्पेक्ट टू, तो हमारे को ये देखना होता है कि जो विद रिस्पेक्ट टू के बाद है उसकी कुर्सी पे जाके बैठ जाओ, और फिर देखो जो विद रिस्पेक्ट टू के पहले आया हुआ है वो कहाँ पे बैठा है। तो सेल्स वाले के कंपैरिजन में बी कहाँ पे बैठा है? ये रहा सेल्स, सेल्स के ऊपर जाके बैठ गए, और बी कहाँ पे है उसके? सेल्स का फेस अंदर की तरफ है, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। देखिए अंदर की तरफ फेस है, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया, फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट। तो बी जो है वो सेल्स वाले के सेकंड लेफ्ट में बैठा है, इमीडिएट राइट, थर्ड राइट, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द लेफ्ट। हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई? ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ई ये रहा। अब ई का फेस बाहर की तरफ है, तो ई का राइट ये हो गया। इमीडिएट राइट में बैठा है एफ एच आर, एफ बंदा जो कि एच आर है। मार्केटिंग वाला बैठा है? नहीं। सी नहीं, बी नहीं, एच आर वाला करेक्ट। थर्ड का आंसर डी हो गया। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड द पर्सन हु वर्क्स फॉर द एचआर डिपार्टमेंट? सी और एचआर वाले के बीच में एग्जैक्टली कौन बैठा है? ई मार्केटिंग वाला बंदा। बी मार्केटिंग करेक्ट, बी इज द राइट आंसर। हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स बिटवीन द पीपल हु वर्क फॉर मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मार्केटिंग? कह रहा मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बीच में कौन बैठा है जब आप मार्केटिंग से उल्टे हाथ को चलते हो? मार्केटिंग ये रहा। हमारे को देखना है कि मार्केटिंग से उल्टे हाथ को चलते हैं, तो मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बीच में कौन बैठा है? हमारे को दिख रहा है बी बैठा है और सी बैठा है, मतलब कि कॉर्पोरेट फाइनेंस और फाइनेंस वाला बैठा है। बी और सी, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड फाइनेंस। बी और सी, बी और सी, बी और सी। हमारे को दिख रहा है कि बी और सी बैठे हैं। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन द पीपल हु वर्क फॉर ऑपरेशंस डिपार्टमेंट एंड ए व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट हैंड ऑफ ए? कह रहा है ए से सीधे हाथ को चलो और देखो उसके और ऑपरेशंस वाले के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ए ये रहा और ऑपरेशंस ये रहा। ए का फेस अंदर की तरफ है, तो ए का राइट ये हो गया। ए से हम राइट में चले तो हमारे को दिख रहा है एक ही बंदा बैठा है ए और ऑपरेशंस के बीच में, डी सेल्स वाला। ए वन इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इसके बाद एक और क्वेश्चन कराना है मेरे को, रैंक टेस्ट का ध्यान से देखेंगे। Four of the following five departments are alike in a certain way based on the position given in the department. Which one of the following does not belong to the group? Basically यहाँ पे ये हो रहा है कि जो 5 ऑप्शन दिए हुए, कह रहा है इसमें से 4 जो है वो एक साइड फेस करके बैठे हैं और एक जो है वो अपना अलग बैठा है। तो बताओ अलग कौन बैठा है? अब यहाँ पे हमारे को क्लियरली दिखता है कि जो सेल्स वाला व्यक्ति है, जो एचआर वाला व्यक्ति है, इनका फेस अंदर की तरफ है। साथ में ऑपरेशंस पे जी बैठा था, उसका फेस भी अंदर की तरफ है।
लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस पे सी बैठा था, उसका फेस बाहर की तरफ है, तो ऐसे में ऑड वन आउट यहाँ पे ई हो जाएगा, कॉर्पोरेट फाइनेंस ई। अब देखिए कॉर्पोरेट फाइनेंस ई, एचआर का फेस अंदर की तरफ है, सेल्स अंदर है, ऑपरेशंस अंदर है, लेकिन कॉर्पोरेट फाइनेंस सी बाहर की तरफ है, तो आंसर आपका हो जाएगा ई फाइनेंस। राइट। अगला क्वेश्चन रैंक टेस्ट के ऊपर बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। पहले से रीड करके कोड्स बनाएंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। मैं आपको रीड करने का टाइम दे रहा हूं। कह रहा है 7 स्टूडेंट्स हैं, प्रिया, अंकित, रमन, सुनील, टोनी, दीपक, विक्की, और वो एक टेस्ट देते हैं। किसी के भी सेम मार्क्स नहीं आते। ये है रैंक टेस्ट का क्वेश्चन। कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। विक्की ऑलवेज स्कोर्स मोर देन प्रिया, ठीक है, ये लाइन दी हुई है, कुछ नहीं करना, सिंपली क्या करना है, जैसे मैं कर रहा हूं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे करना है। विक्की के नंबर प्रिया से ज्यादा है, विक्की मोर देन प्रिया, बस खत्म, कुछ नहीं करना अभी। विक्की के मार्क्स प्रिया से ज्यादा है, ये पढ़ के हमारे को समझ आ रहा है, ठीक है। हर पेपर में या तो रमन के सबसे ज्यादा आते हैं और टोनी के सबसे कम आते हैं, या फिर सुनील के सबसे ज्यादा आते हैं और दीपक या अंकित में से सबसे कम आते हैं। सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, इसके कोड्स कैसे बनाने हैं, ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है। समझिए, केस नंबर 1 कह रहा है जब भी रमन के सबसे ज्यादा आते हैं तो टोनी के सबसे कम आते हैं। अभी गाना वाना गाएगा तो फिर पढ़ाई में ध्यान कहां से लगेगा। केस 1 हो गया, रमन के सबसे ज्यादा अगर, तो टोनी के सबसे कम है। अब आप क्या करो, हमने देखा कि लास्ट लाइन में केसेस बन रहे हैं। दूसरा केस क्या बनता है कि अगर सुनील के सबसे ज्यादा आ रहे हैं, देखो क्या लिखा है, और का मतलब होता है या फिर, अगर सुनील के सबसे ज्यादा आ रहे हैं, अभी सुनील आ गया यहां पे कि सुनील के सबसे ज्यादा हैं, एंड दीपक और अंकित स्कोर्स द लीस्ट। अगर सुनील के सबसे ज्यादा हैं तो या तो दीपक के सबसे कम आ रहे हैं या अंकित के सबसे कम आ रहे हैं, या तो दीपक के सबसे कम आ रहे हैं, या फिर अगर सुनील के हाईएस्ट हैं, या फिर अंकित के सबसे कम आ रहे हैं। ये केसेस बनते हैं कि या तो दीपक के सबसे कम है या अंकित के सबसे कम है। अब देखो मैंने केसेस किस तरीके से बनाया है। प्रिया के अंकित से ज्यादा आ रहे हैं, यहां तक क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उसके बाद बन गए 3 केस। कैसे? एक केस तो ये बन गया कि रमन के सबसे ज्यादा है, बना लिया जी, रमन के सबसे ज्यादा है, और टोनी के सबसे कम है, ठीक है, टोनी के सबसे कम करा दिए। अब क्या केस बनता है, ऑल्टरनेटिवली सुनील के सबसे ज्यादा है अगर, तो इसमें 2 सब केस बन गए। अब कि अगर सुनील हाईएस्ट ला रहा है तो उसमें या तो लीस्ट दीपक के होंगे या फिर लीस्ट अंकित के होंगे, इन दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है बनती है। मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज यहां पे लिख दी, ठीक है। ये बन गए आपके कोड्स। अब समझते हैं क्वेश्चन। कह रहा है अगर सुनील जो है वो रैंक्ड 6th है, यहीं रुक जाओ, बस यहीं रुक जाओ, मैं आपको दिमाग चलाना सिखा रहा हूं। अगर सुनील 6th रैंक पे आया है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि मेरे को कंसिडर करना है केस नंबर 1। क्यों? क्योंकि अगर सुनील फर्स्ट आया होता तो सेकंड और थर्ड लेते। अभी सुनील फर्स्ट नहीं आया, मतलब रमन फर्स्ट आया है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ दिया भाई कि या तो रमन फर्स्ट आएगा या सुनील फर्स्ट आएगा, इन दोनों के अलावा फर्स्ट कोई और नहीं आ सकता। तो अगर सुनील 6th आ रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म है। मतलब कि केस 1 कंसिडर करना है, बाकी दोनों केसेस यहां पे नहीं लेने, ठीक है। सुनील अगर 6th है और अंकित 5th है, देखिए यहां पे आ रहा है रमन, ये आपको लिखना पड़ेगा बार बार थोड़ा, विक्की, प्रिया, अंकित, टोनी, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सुनील 6th आया और अंकित 5th आया, 1 2 3 4 5, सुनील यहां पे आया। सर ये तो अंकित 4th बैठ रहा है और सुनील 5th बैठ रहा है। यहां पे एक लड़का अभी मिसिंग है, दीपक, राइट। दीपक यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी आ सकता है, और यहां पे भी आ सकता है। अगर आप इन तीनों में से कहीं पे भी दीपक को डाल दोगे तो अंकित अपने आप 5th हो जाएगा। कैसे? 4th हो जाएगा अंकित।
फिफ्थ हो जाएगा अंकित। कैसे? कि अगर दीपक को यहां डाल दिया 1 2 3 4 फिफ्थ अंकित, दीपक को यहां डाल दिया तो 1 2 3 4 फिफ्थ अंकित, दीपक को यहां डाल दिया तो 1 2 3 फोर्थ फिफ्थ अंकित, सिक्स्थ सुनील। तो दीपक इन तीनों में से कहीं पे भी आ सकता है। कह रहा है कि अगर सुनील सिक्स्थ आया है और अंकित फिफ्थ आया है तो आप बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। दीपक यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है, ठीक है। विक्की इज रैंक्ड फर्स्ट और फोर्थ। विक्की फर्स्ट आ सकता है, नहीं। रमन है फर्स्ट। फोर्थ आ सकता है, नहीं। अगर दीपक भी आ रहा है बीच में तो विक्की थर्ड होगा, अगर दीपक नहीं आ रहा बीच में तो विक्की सेकंड होगा। विक्की किसी भी हाल में फोर्थ तो आ ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है कि केस पकड़ो, केस में क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से अपने लोगों को बिठाओ और फिर एक एक स्टेटमेंट को टेस्ट करो। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं। रमन इज रैंक्ड सेकंड और थर्ड। रमन तो फर्स्ट आएगा हमेशा, क्वेश्चन की कोर कंडीशन ही यही है कि या तो सुनील फर्स्ट या रमन फर्स्ट, तो रमन तो यहां से हिलेगा भी नहीं। टोनी इज रैंक्ड फोर्थ और फिफ्थ, एकदम गलत। 7 लोग हैं, अगर रमन फर्स्ट आ रहा है तो टोनी हमेशा सेवंथ आएगा, क्वेश्चन की कंडीशन है। दीपक इज रैंक्ड थर्ड और फोर्थ, एकदम सही स्टेटमेंट है। कैसे? कि अगर दीपक यहां नहीं आ रहा सपोज करो, तो पहला रमन, दूसरा विक्की, तीसरा दीपक हो गया। हाँ, थर्ड पॉसिबिलिटी मिल गई कि थर्ड हो सकता है। या फिर कह रहा है फोर्थ भी आ सकता है दीपक। सपोज अगर दीपक यहां भी नहीं आया तो रमन फर्स्ट, विक्की सेकंड, प्रिया थर्ड, दीपक फोर्थ। करेक्ट, एकदम सही आंसर हो गया डी। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। इफ रमन गेट्स द हाईएस्ट मार्क्स, अगेन वही, रमन फर्स्ट आया तो टोनी लास्ट आएगा, रमन फर्स्ट आया तो टोनी लास्ट आएगा, बीच में कौन है? विक्की, प्रिया, अंकित। विक्की, प्रिया, अंकित, ठीक है। इफ रमन गेट्स द हाईएस्ट देन विक्की शुड बी रैंक्ड नॉट लोअर देन। अगर रमन के सबसे ज्यादा मार्क्स है तो विक्की की कम से कम रैंक क्या होगी, वो ये पूछ रहा है कि विक्की की कम से कम रैंक क्या होगी। यहां पर 2 लोग मिसिंग है, एक दीपक और एक सुनील। मेरे को ये दिख रहा है कि अगर रमन फर्स्ट आ रहा है, टोनी लास्ट आ रहा है, तो विक्की की कम से कम रैंक हो सकती है फोर्थ। कैसे? ज्यादा से ज्यादा रैंक नहीं पूछ रहा, वो कम से कम रैंक पूछ रहा है, शुड बी रैंक नॉट लोअर देन। कि अगर मान लो दीपक और सुनील दोनों ही यहां पे बीच में आ गए, दीपक और सुनील दोनों ही यहां पे बीच में आ गए, कि दीपक यहां आ गया, सुनील यहां आ गया, या सुनील यहां आ गया, दीपक यहां आ गया, तो उस केस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, विक्की इससे नीचे कभी नहीं जाएगा। विक्की इससे नीचे कभी नहीं जाएगा। अगर जो रमन है वो फर्स्ट आ रहा है तो विक्की फोर्थ से नीचे कभी नहीं जाएगा। तो आपका सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फोर्थ। वैसे तो दीपक और सुनील यहां भी आ सकते हैं, यहां यहां मल्टीपल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन मैंने दीपक और सुनील दोनों को आगे इसलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम रैंक निकालो विक्की की। अगर इसी क्वेश्चन में वो पूछता कि विक्की की ज्यादा से ज्यादा रैंक क्या होगी, तो हम लिखते हैं सेकंड, कि दीपक सुनील यहां आ गए, दीपक सुनील यहां आ गए, दीपक सुनील यहां आ गए, तो उस केस में रमन फर्स्ट और विक्की सेकंड हो रहा था। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कम से कम, तो कम से कम जो है वो फोर्थ है। इफ रमन इज रैंक्ड सेकंड, अच्छा, अब हमारे को आना है सेकंड और थर्ड केस पे, क्योंकि अब कह रहा है रमन सेकंड आया, रमन सेकंड आया तो ऑब्वियस सी बात है सुनील टॉप कर रहा है, ठीक है। एंड अंकित इज रैंक्ड फर्स्ट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। ये क्वेश्चन की कंडीशन ही गलत है सर। आंख बंद करके नन ऑफ द अबव आएगा। क्यों? क्वेश्चन में वो कह रहा है या तो रमन फर्स्ट आएगा या सुनील फर्स्ट आएगा। अभी वो इधर क्वेश्चन में कह रहा है अंकित फर्स्ट आ गया। नन ऑफ द अबव इज पॉसिबल। आंख बंद करके इस पे आप नन ऑफ द अबव टिक करोगे। क्यों? अंकित फर्स्ट आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन की कंडीशन ही यही है कि अगर सुनील फर्स्ट है तो उसके बाद अंकित के लोएस्ट होंगे या दीपक के लोएस्ट होंगे। अंकित और दीपक कभी फर्स्ट नहीं आ सकते, तो नन ऑफ द अबव, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। फोर्थ, इफ सुनील इज रैंक्ड सेकंड, अगर सुनील सेकंड पोजीशन पे आता है मतलब कि फर्स्ट वाला केस दोबारा आ गया, रमन, विक्की, प्रिया, अंकित, टोनी, रमन, विक्की, प्रिया, अंकित, टोनी, ये कंडीशन हमारे को दी हुई है। कह रहा है सुनील सेकंड आया है, सुनील आ गया इधर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू।
अभी दीपक रह गया और दीपक जो है वो यहाँ पे आ सकता है। अच्छा देखो, दीपक रमन और सुनील के बीच में नहीं आएगा इस बार, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है सुनील सेकंड है और रमन तो फर्स्ट आएगा ही। तो दीपक या तो विक्की सुनील के बीच में आएगा, विक्की प्रिया के, प्रिया अंकित के, और अंकित टोनी के। टोनी के बाद दीपक नहीं आ सकता क्योंकि टोनी हमेशा लास्ट होगा जब भी रमन फर्स्ट आएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू? दीपक गेट्स मोर देन विक्की। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि दीपक के नंबर जो है विक्की से ज्यादा है, एक पॉसिबिलिटी बनती है। विक्की गेट्स मोर देन सुनील, पॉसिबल ही नहीं है, सुनील सेकंड है। प्रिया गेट्स मोर देन रमन, पॉसिबल ही नहीं है, रमन फर्स्ट आएगा। प्रिया गेट्स मोर देन विक्की, पॉसिबल ही नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विक्की प्रिया से आ गया है। आंसर हो गया ए। इफ विक्की इज रैंक्ड फिफ्थ देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? अगर विक्की फिफ्थ आता है तो कौन सी कंडीशन 100% ट्रू होनी चाहिए? देखिए, विक्की जो है फिफ्थ कहां पे आ सकता है, समझते हैं। यहां पे 5 लोग दिए हुए, दीपक और सुनील मिसिंग है। अगर मैं दीपक और सुनील को यहां पे लिख भी दूं तब भी विक्की की कम से कम रैंक फोर्थ आ रही है, तो ये वाला केस तो नहीं कंसिडर करना। अगर यहां पे देखूं 1 2 3 4 5, यहां पर सुनील और दीपक और टोनी मिसिंग, यहां पे रमन और टोनी मिसिंग है। अगर रमन और टोनी यहां पे आ भी गए सुनील के बाद तो भी विक्की की कम से कम रैंक फोर्थ आएगी। अब यहां पे लास्ट वाली कंडीशन में 3 लोग मिसिंग है, दीपक, रमन और दीपक, रमन एंड टोनी। लास्ट वाले केस में 3 लोग मिसिंग है, दीपक, रमन एंड टोनी। अगर ये तीनों यहां पे आ जाए, दीपक, रमन, टोनी, उस केस में विक्की की रैंक फिफ्थ आ सकती है। 1 2 3 4 5, मतलब कि हमारे को ये वाला केस कंसिडर करना है, लास्ट वाला। समझिए यहां से हमारे को क्या हिंट मिली कि अगर विक्की फिफ्थ आ रहा है तो कौन सा ट्रू होगा? अगर विक्की फिफ्थ आ रहा है तो हमें पता है कि सुनील जो है फर्स्ट आएगा, यहाँ पे दीपक, रमन और टोनी की जगह बन जाएगी। ये हो गया विक्की, ये हो गई प्रिया, और यहाँ पे लास्ट में जो नंबर आ रहे थे वो आ रहे थे अंकित के। कह रहा क्या पॉसिबल है? सुनील स्कोर्स द हाईएस्ट, 100% ट्रू है, दिख रहा है क्वेश्चन में, यही पॉसिबिलिटी बनती है। रमन इज रैंक सेकंड, जरूरी नहीं है। दीपक, रमन, टोनी में से कोई भी कहीं भी आ सकता है, तो हमें नहीं पता। टोनी इज रैंक थर्ड, हमें नहीं पता, टोनी सेकंड भी आ सकता है। अंकित इज रैंक सेकंड, अंकित तो लास्ट में है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि सुनील के हाईएस्ट हैं, वो पक्का है। मस्ट बी ट्रू कह रहा है। मस्ट बी ट्रू का मतलब होता है 100% श्योरिटी से आप कौन सी बात यहाँ पे बोल सकते हो। आंसर हो गया आपका ए। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीसैट के वीडियोस रोज डाल रहा हूँ और बेस्ट क्वेश्चंस डालने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहिए।